मैं श्रीमती प्रेम परिहार, सहायक आचार्य, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना, और आज हम पढ़ रहे हैं विनिमय बिलों की स्वीकृति, जो बीकॉम पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड में पढ़ाया जाता है। आधुनिक युग में विनिमय बिल देश विदेश में व्यापारिक भुगतानों का एक लोकप्रिय माध्यम और साधन बन गया है। विनिमय बिल तब विनिमय साध्य विलेख बनता है जब उसका स्वीकारक अपनी वैध स्वीकृति प्रदान कर देता है। अतः जब विनिमय बिल स्वीकृति हेतु स्वीकारकर्ता के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है और वह उस पर एक्सेप्टेड या स्वीकृति लिखकर हस्ताक्षर कर देता है तो उसे बिल की स्वीकृति मान ली जाती है। विनिमय बिल पर सामान्यतः स्वीकृति लिखित ही होती है, यह मौखिक नहीं हो सकती, परंतु हुंडियों की मौखिक स्वीकृति को भी वैध मान्यता दी जाती है। वैध स्वीकृति के आवश्यक तत्व। स्वीकृति लिखित हो। सामान्य विनिमय बिल पर स्वीकृति लिखित ही होनी चाहिए और स्वीकृति शब्द के नीचे स्वीकारक के हस्ताक्षर भी होने चाहिए, लेकिन भारत में हुंडियों का मौखिक स्वीकृति भी वैध मानी जाती है। विनिमय बिल देनदार अथवा उसकी अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए, तभी वह स्वीकृति वैध मानी जाएगी। स्वीकृति संबंधित मूल विनिमय बिल पर ही होनी चाहिए। विनिमय बिल पर वैध स्वीकृति तभी मानी जाती है जब विनिमय बिल के मुख्य भाग अथवा पृष्ठ भाग पर स्वीकृति प्रदान की जाए। प्राय स्वीकृति विलेख के मुख्य पृष्ठ पर ही दी जाती है, किंतु यदि स्वीकृति पृष्ठ भाग पर भी दी जाए तो भी उसको मान्य होती है। विदेशी विनिमय बिल पर स्वीकृति अलग पत्र द्वारा भी कानूनन वैध होती है। मूल विनिमय बिल पर स्वीकृति तथा हस्ताक्षर दोनों साथ साथ क्रमशः ऊपर नीचे होने पर ही यह वैध मानी जाती है। स्वीकृति एक भाग पर तथा हस्ताक्षर यदि दूसरे भाग पर कर दिए जाते हैं तो यह किसी भी विवाद का कारण बन सकती है। विनिमय बिल धारक को या उसके प्रतिनिधि को यदि विपत्र सौंप दिया गया है और उसकी स्वीकृति की सूचना दे दी गई है तो विनिमय बिल की स्वीकृति वैध मानी जाती है। स्वीकृति के समय और तारीख अंकित नहीं होने पर भी यह माना जाता है कि वह स्वीकृति वैध ही है, क्योंकि विनिमय साध्य विलेख अधिनियम के अनुसार यह माना जाता है कि जब तक विपरीत प्रमाणित न हो, विनिमय बिल की स्वीकृति उसके लिखने के बाद ही निश्चित अवधि के लिए दी जाती है। उत्तर तिथीय पत्रों पर देय स्वीकृति भी मान्य। अस्वीकृत किए गए विनिमय बिल पर जब स्वीकृति प्रदान की जाती है तो यह वैध विलेख माना जाता है, किंतु उसकी देय तिथि की गणना बिल के प्रथम प्रस्तुतिकरण की दिनांक से मानी जाती है। विदेशी विनिमय बिलों की वैध स्वीकृति। चूँकि विदेशी विनिमय बिलों की 3 प्रतियां तैयार की जाती है और उनमें से किसी भी एक प्रति पर यदि स्वीकृति और हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं तो वह वैध मानी जाती है, क्योंकि ये तीनों प्रतियां संयुक्त रूप से एक विपत्र या विलेख माना जाता है। केवल भुगतान मुद्रा में ही स्वीकृत हो। यह माना जाता है कि विनिमय साध्य विलेख केवल मुद्रा में एक निश्चित राशि के भुगतान का आदेश होता है। अतः विनिमय बिल की वैध स्वीकृति तभी मानी जाती है जब देनदार या उसका प्रतिनिधि मुद्रा की एक निश्चित राशि भुगतान के लिए स्वीकृत करता है। स्वीकृति संबंधी अनियमितताएं। कभी कभी वैधानिक औपचारिकताओं के पूरा न होने अथवा विलेख के सभी पक्षों की सहमति न होने से स्वीकृति में अनियमितताएं उत्पन्न हो जाती है, जो उसकी कानूनी वैधता में बाधा उत्पन्न करती हैं। ये अनियमितताएं कई प्रकार की होती है, जैसे विलेख के धारक विलेख स्वीकृति के लिए स्वीकारक को 48 घंटे से अधिक का समय नहीं देते। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम के अनुसार
कोई भी विलेख धारक विलेख स्वीकृति के लिए स्वीकारक को 48 घंटे से अधिक का समय नहीं दे सकता। यदि देता है तो विशेष पक्षकार धारक के प्रति अपने अपने दायित्वों से मुक्त हो जाएंगे जो उसकी पुष्टि नहीं करते हैं। यदि इस अवधि में सार्वजनिक अवकाश आता है तो वह अवकाश अवधि 48 घंटे में जोड़ दी जाती है। संयुक्त देनदारों में सबकी स्वीकृति जरूरी। यदि विलेख के अनेक देनदार हों तो विलेख पर समस्त देनदारों की स्वीकृति लेना जरूरी होता है, बशर्ते कि वे परस्पर साझेदार न हों। इसके अंतर्गत यदि सभी की स्वीकृति नहीं ली गई है तो स्वीकृति से असहमति जताने वाले पक्षकार विलेख के संबंधी अपने अपने दायित्व से मुक्त हो जाएंगे। यानी कि संयुक्त देनदारी है तो सबकी स्वीकृति लेना बहुत जरूरी है। मर्यादित स्वीकृति। यदि विलेख का धारक पूर्व पक्षों की अनुमति के बिना मर्यादित स्वीकृति स्वीकार कर लेता है तो उसे असहमति प्रकट कर पूर्व पक्ष के दायित्व से वह मुक्त हो जाएगा। यानी स्वीकृति जो है वह मर्यादित होनी चाहिए। विलेख प्रस्तुतकर्ता को अथवा उसके एजेंट को विलेख स्वीकृति के लिए स्वीकारक के पास 48 घंटे की अवधि पूर्ण होने से पहले ही पहुंच जाना चाहिए, अन्यथा विलेख का धारक विलेख के अनादरण हो जाने की स्थिति में अनादरण की सूचना यथोचित समय में नहीं दे पाने से उसके पूर्व पक्षकार के दायित्व से मुक्त हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखना है, विलेख की स्वीकृति के लिए 48 घंटे की अवधि जो है वह बहुत मायने रखती है। उससे पूर्व ही उसे स्वीकारक के पास में पहुँच जाना चाहिए। स्वीकृति के प्रारूप। स्वीकृति के प्रारूप सामान्यतः दो प्रकार की स्वीकृति जो है वो दी जाती है विनिमय बिलों के संदर्भ में। साधारण स्वीकृति। विनिमय बिल की शर्त रहित स्वीकृति को साधारण स्वीकृति कहते हैं, जिसके अंतर्गत देनदार बिल पर स्वीकृति शब्द लिखकर या बिना कुछ लिखे बिल पर हस्ताक्षर कर देता है तो ये वैध स्वीकृति मानी जाती है। मर्यादित स्वीकृति। जब बिल का स्वीकारकर्ता उस पर अपनी कोई शर्त लगाकर स्वीकृति प्रदान करता है तो उसे मर्यादित स्वीकृति कहा जाता है। यह कई प्रकार की होती है, जैसे शर्त पूर्ण स्वीकृति। बिल पर स्वीकृत शर्त की किसी घटना के घटित होने से संबंधित हो जाए तो उस बिल का भुगतान करना, जैसे माल के बिकने पर बिल का भुगतान करना। यह शर्त पूर्ण होने पर ही बिल का भुगतान हो पाएगा। आंशिक स्वीकृति। जब बिल का देनदार बिल की पूरी राशि के लिए स्वीकृति न देकर उसके कुछ भाग के लिए स्वीकृति देता है तो उसे आंशिक स्वीकृति कहते हैं। जैसे 20,000 के बिल पर केवल 10,000 रुपये तक की स्वीकृति अगर वह देता है तो उसे आंशिक स्वीकृति। जब बिल के देनदार द्वारा स्वीकृति में भुगतान के लिए कोई विशेष स्थान निश्चित कर दिया गया हो तो वह स्थानीय स्वीकृति कहलाती है। जैसे यदि कोई भुगतान बैंक ऑफ इंडिया डिडवाना में दे है तो यह स्वीकृति स्थानीय स्वीकृति कहलाई जाएगी। सामयिक स्वीकृति। जब बिल का देनदार बिल की स्वीकृति बिल में लिखित समय के अलावा अन्य किसी समय विशेष में करने की शर्त रख देता है तो उसे सामयिक स्वीकृति कहा जाता है। कुछ देनदारों द्वारा ही स्वीकृति। जब बिल के अनेक देनदारों में से केवल कुछ देनदारों द्वारा ही स्वीकृति प्रदान की जाती है तो उसे कुछ देनदारों द्वारा स्वीकृति कहा जाता है। स्वीकृति के लिए स्थान एवं समय। इससे यूँ समझेंगे हम कि मर्यादित स्वीकृति के अंतर्गत बिल धारक शर्तों से सहमत हो जाता है तो वह बिल नियमित माना जाता है, परंतु यदि वह सहमत नहीं होता है तो उस बिल का अनादरण माना जाता है। स्वीकृति के लिए विनिमय बिल की प्रस्तुति पूर्व निश्चित स्थान पर की जानी चाहिए, किंतु यदि स्थान निश्चित न हो तो देनदार के व्यवसायिक कार्यालय अथवा संस्थान अथवा देनदार के निवास स्थान पर प्रस्तुति की जानी चाहिए। यानी कि स्वीकृति का स्थान निश्चित होना चाहिए। समय। स्वीकृति के लिए विनिमय बिल की प्रस्तुति
पूर्व निर्धारित समय में और निर्दिष्ट समय में नहीं हो तो यथोचित समय में बिना विलंब के की जानी चाहिए, क्योंकि विनिमय साध्य विलेख अधिनियम बिल की स्वीकृति हेतु देनदार के पास अधिक से अधिक 48 घंटे तक की ही मोहलत देता है और इस अवधि की समाप्ति पर धारक विनिमय बिल को स्वीकृत मान सकता है। स्वीकृति की तिथि बिल पर अंकित कर देने से दर्शनी बिल की देय तिथि निर्धारित हो जाती है। विनिमय बिल की स्वीकृति कौन दे सकता है? विनिमय बिल की स्वीकृति वही देनदार व्यक्ति दे सकता है जिसके नाम पर विनिमय बिल लिखा गया हो, लेकिन कभी कभी विनिमय बिल पर स्वीकृति आवश्यकता अनुसार देनदार, प्रतिष्ठार्थ स्वीकारकर्ता या अधिकृत अभिकर्ता भी दे सकता है। विनिमय बिल की स्वीकृति के लाभ। यद्यपि दर्शनी विनिमय बिल के अतिरिक्त किसी बिल की स्वीकृति वैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं होती है, परंतु अनेक कारणों से स्वीकृति वांछनीय मानी जाती है, क्योंकि इसके कई प्रकार से लाभ मिलते हैं। कटौती में सुविधा। व्यापारी अपने बिलों की बैंकों से कटौती करवाकर देय तिथि से पूर्व भुगतान प्राप्त कर लेते हैं। बैंक प्राय उन्हीं बिलों की कटौती करते हैं जिन पर देनदार की स्वीकृति होती है। स्वीकारक के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करने में सुविधा। बिल का धारक स्वीकारक द्वारा बिल की स्वीकृति पर उसके विरुद्ध वाद दायर कर होने वाली क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। स्वीकृति के अभाव में बिल का धारक केवल विलेख लेखक अथवा पृष्ठांकनकर्ताओं पर ही वाद प्रस्तुत कर सकता है। धारक को भुगतान का विश्वास। स्वीकृति मिलने पर बिल धारक को देय तिथि पर भुगतान की प्राप्ति का विश्वास हो जाता है। दर्शनोपरांत विलेख में स्वीकृति आवश्यक होती है, क्योंकि उसमें लेखन की तिथि से भुगतान का देय तिथि का निर्धारण होता है। यानी अगर दर्शनी बिल हैं तो वहाँ स्वीकृति आपको देनी अनिवार्य है और ध्यान रखना है कि उस पर स्वीकृति मिलनी ही चाहिए, क्योंकि लेखन की तिथि यानी स्वीकृति की तिथि के बाद ही उसकी भुगतान तिथि का निर्धारण किया जाता है। बिल अस्वीकृति की दशाएं। जब विनिमय विलेख स्वीकारकर्ता के पास प्रस्तुत किए जाने के बाद वह उस पर स्वीकृति प्रदान नहीं करता है तो उसे अनादृत विलेख मान लिया जाता है। कई प्रकार की दशाओं में अस्वीकृत विलेख जो है वो प्राप्त होता है या माना जाता है, जिसके अंदर स्वीकारक के मना करने पर जब एक विलेख का स्वीकारक विलेख पर अपनी स्वीकृति देने से मना कर देता है। स्वीकृति के लिए असक्षम यानी कि जब विलेख का स्वीकारक विलेख की स्वीकृति के लिए स्वयं को सक्षम नहीं मान पाता है। विलेख की अमर्यादित स्वीकृति। अगर अमर्यादित स्वीकृति होती है तो हम जानते हैं कि वह वैध नहीं होती है, और ऐसी अगर वह स्वीकृति देता है तो बिल अस्वीकृत हो जाता है। स्वीकृति से मुक्ति। जब विलेख की स्वीकृति की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया जाए, स्वीकारक को अगर मुक्त कर दिया है, आप भी आपकी स्वीकृति आवश्यक नहीं है, तो वहाँ भी ये बिल अस्वीकृति की दशा उत्पन्न हो जाती है। जब विलेख स्वीकारकर्ता का पता विलेख पर अंकित ही नहीं हो और वह खूब खोजने के बाद भी न मिले, तो ऐसी स्थिति में भी बिल अस्वीकृति की दशाएं पैदा हो जाती हैं।